So by this time in the chapter Our Environment, we have discussed about the ecosystem, food chains, food webs and the energy transfer. एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है किसी फूड चेन में, ये बात भी हमने ठीक से समझ ली है। साथ में हमने ये भी देखा कि अपार्ट फ्रॉम एनर्जी देयर आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंसेस आर ऑल्सो देयर, जिनका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हो जाता है टू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। हमने कहा कि जो सबसे ऊपर है ट्रॉफिक लेवल पे, जो किसी फूड चेन के टर्मिनल एंड पे होता है, जो कि फूड वेब के टर्मिनल एंड पे होता है, उनमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने अपनी बुक से पढ़ भी लिया होगा इसको। अब हम आज जो बात करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट विच इज़ अफेक्टेड बाय अस। हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द डे टू डे यूजेस। हम जिस तरह से डे टू डे अपने कई सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट हम बहुत सारे कंटामिनेंट्स भी अपने इन्वायरमेंट में डाल देते हैं और उस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन क्लास 9th हमने ये बात पढ़नी शुरू कर दी थी। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तो हमने वाटर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की, सॉइल पॉल्यूशन की बात की थी। यहाँ पे आर इन्वायरमेंट चैप्टर में हमें केवल दो चीज़ें देखनी है। एक तो हमें देखना है ओजोन के बारे में कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या रहता है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, उसके बारे में बात करनी है। और दूसरी बात करनी है हमें डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की, कि जो गार्बेज हम अपने एनवायरनमेंट में डालते हैं वो एनवायरनमेंट को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन इज बेसिकली a 3 atoms molecule where 3 oxygen molecules are there। ये एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा? when oxygen reacts with nascent oxygen और monoatomic oxygen, O3 is formed, ozone is formed। ये nascent oxygen is highly reactive, ये जल्दी से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। ये nascent oxygen आया कहाँ से? ये तब आया जब सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज इसके दो टुकड़े कर देती है। nascent oxygen इस तरह से बन सकती है, या फिर ओजोन जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, उसमें जब अल्ट्रावायलेट रेज एंटर करती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तब ओजोन को ब्रेक कर देंगी nascent ऑक्सीजन और O2 में। तो मतलब nascent ऑक्सीजन विच इज़ हाईली रिएक्टिव मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन इस तरह से बनती है। यहाँ पे हमारा एक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो ग्लोब है उसके चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ अर्थ की सरफेस से 6 to 10 किलोमीटर्स तक की रेंज में तो होता है ट्रोपोस्फेयर, और ग्राउंड से अप टू 50 किलोमीटर तक की रेंज में होता है स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब ग्राउंड से ऊपर, इसके ऊपर 6 to 10 के ऊपर ये जो जगह है अप टू 50 किलोमीटर है ना, यानी 6 to 10 से ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अप टू 50 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर होती है हमारी ओजोन। 90% ऑफ द ओजोन वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, 10% यहाँ भी हो सकती है ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन इज अ
deadly poison. The ozone which is at troposphere is bad ozone, not good for us. It is a pollutant. It acts as a greenhouse gas which results into global warming. And number 2, this is damaging for our lungs. अगर ये हम रेस्पिरेशन में काम में ले लें, मतलब कि एयर के साथ अंदर चला जाए, तो ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है. रेस्पिरेटरी डिजीजेज इससे हो सकती हैं. तो ओजोन इज़ नॉट गुड फॉर अस when it is at troposphere, but if it is at stratosphere, because of this type of splitting, this is utilizing ultraviolet rays, high intensity ultraviolet rays. अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी को ये कम कर देता है बाय दिस टाइप ऑफ अ स्प्लिट. और लो इंटेंसिटी में जब अल्ट्रावायलेट रेज यानी सनलाइट नीचे तक आती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. अदरवाइज़ हमको स्किन कैंसर हो सकता है. अल्ट्रावायलेट रेज हाई इंटेंसिटी में अगर हमारे बॉडी से टकराए, हमारी स्किन से टकराए, तो फिर हमको स्किन कैंसर हो सकता है. ठीक है. तो अल्ट्रावायलेट रेज की हाई इंटेंसिटी से हमको बचाने का काम कर रहा है ओजोन लेयर. ठीक है. ये ओजोन इस तरह से स्प्लिट होता है, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ये फिर से इस तरह से फॉर्म भी हो जाता है. सो द रिएक्शन जो ये हमने यहाँ लिखा है, इसको हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट. रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन. रिप्लेनिशमेंट मतलब कोई चीज़ अगर कहीं से निकाली गई है तो उसको वापस वहाँ पे स्टैब्लिश कर देना, फिर से डाल देना. तो ओजोन वॉज यूटिलाइज्ड इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज. हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेज को लो इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेज में बदलने के लिए काम आया था यहाँ पे इस रिएक्शन में. वो फिर से बन गया, रिप्लेनिश हो गया एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर अगेन. तो ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन इस वजह से कम नहीं हो पाती है. अगर सिर्फ एक ही जैसी रिएक्शन होती रहे, सिर्फ ऐसा ही होता रहे कि O3 गेट स्प्लिट बाय अल्ट्रावायलेट रेज, तो फिर तो ये थोड़े टाइम बाद ओजोन ख़त्म हो जाएगी. लेकिन ओजोन इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन भी होता है. ठीक है. तो ओजोन लेयर का रिप्लेनिशमेंट होता रहे तो अच्छा है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये रिप्लेनिशमेंट कई बार स्लो डाउन हो जाता है, कई बार ब्लॉक हो जाता है, और इस वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगता है. हम समझते हैं कैसे कि जब हमारे कुछ पॉल्यूटेंट्स स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं. पॉल्यूटेंट्स स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की. CFC जो कि एक पॉल्यूटेंट के फॉर्म में एमिट होता है फ्रॉम द कूलिंग प्लांट्स फ्रॉम ACs फॉर रेफ्रिजरेंट्स. जो कूलिंग करने के लिए काम में आने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जो CFC बेस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, वो CFC एमिट करते हैं अपने यूज़ के दौरान. और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC का फुल फॉर्म क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो ये भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं. जब ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो ये भी अल्ट्रावायलेट रेज से स्प्लिट हो जाते हैं. और जिस तरह से यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, उस तरह से नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट फ्लोरीन जैसे मोनो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. हाँ, हाईली रिएक्टिव, दे आर ऑल्सो लाइक ऑक्सीजन, दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव. सो दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन. वो यहाँ पर
या तो इसके साथ या तो इसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, है ना। जब O2 और O होंगे तो कंबाइन होकर के ओजोन बनेगा, लेकिन अगर नेसेंट क्लोरीन नेसेंट फ्लोरीन भी आ गए तो फिर वो या तो इनके साथ या तो इनके साथ किसी भी एक के साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे। जब इनमें से वो किसी के भी साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो फिर आगे उनका फर्दर कंबाइन होकर के ओजोन बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से फिर ओजोन का स्प्लिट होने का रेट तो वही है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आर कमिंग विद द सेम रेट, लेकिन रिप्लेनिशमेंट की रेट जो होती है वो कम हो जाती है। हाँ, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन लेयर में ओजोन की कंसंट्रेशन का कम होना। रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज इन ओजोन लेयर इज नोन एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। हाँ, ओजोन का डिप्लीशन मतलब ओजोन का कम होना। तो ओजोन अगर कम होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये नोट किया गया कि ओजोन लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है विंटर्स के टाइम पर अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका यानी कि जो पोलर रीजन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे टेम्परेचर -80 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड वाली जगह पर ओजोन लेयर में एक होल देखा गया। होल मतलब वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ तो पॉल्यूशन करने के लिए कोई रहता ही नहीं है ना। वहाँ पे तो बहुत कम वेजिटेशन है और बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही ठंड है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ हमारे सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में वहाँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है, और CFC के स्प्लिट होकर के नेसेंट क्लोरीन और नेसेंट फ्लोरीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि पोलर रीजन्स में उनकी ठंड के दिनों में होता है, ठीक है ना। तो जब ठंड के दिन नहीं होते, जब टेम्परेचर -80 -70 -60 की रेंज में नहीं होता, -20 के आसपास आ जाता है, उस समय ये संभव थोड़ा बहुत ये जो है होल जो है ये एक पैचअप हो जाता है, उसका थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन वहाँ पे उस समय बढ़ जाती है ना। हमारे ऊपर कोई होल नहीं है, जबकि पॉल्यूशन तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा इस तरह का पॉल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ये होल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना नेगेटिव टेम्परेचर जाता नहीं है ना। तो इस वजह से ये होल इन द ओजोन का जो केस है वो अंटार्कटिका के ऊपर ही लिमिटेड था। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस्ड इन 1980s, देन आफ्टर दैट इन 1987 there was a summit of यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एक ये भी फुल फॉर्म याद रख लें, UNEP। हाँ, आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज UNEP। तो दिस इज यूनाइटेड नेशंस, यानी जो UN है हमारा एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP और UNEP is United Nations Environmental Program. तो in a summit of UNEP in 1987 they decided or they committed to keep the CFCs अप टू 1986 लेवल, यानी कि अब जितना CFC निकल के और एनवायरनमेंट में फैल चुका है हम इससे आगे उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो उसके लिए हम अपने कूलिंग प्लांट्स को CFC फ्री करने की जहाँ तक संभव हो कोशिश करें। हाँ, आजकल नाइट्रोजन बेस्ड कूलिंग प्लांट्स आ गए हैं जो उनकी जगह तेज़ी से लेते जा रहे हैं। हालांकि जिन कंट्रीज़ में जो खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया जहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है वहाँ पर ये जो CFC वाले कूलेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। हालांकि जो रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेटर्स जो बनते हैं
वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स आप कहीं भी देख सकते हो, किसी भी शॉप में जाके देख सकते हो, उसके ऊपर लिखा रहता है CFC फ्री, मतलब ये जब यूज़ करेंगे तो CFC रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है, आप अपनी बुक में देखें। ये ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, इसके बारे में पढ़ लें। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons (CFCs), which are used as refrigerants and in fire extinguishers. In 1987, the United Nations Environment Programme UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world. ठीक है, तो एक बात तो हो गई हमारे ओजोन से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से समझ लें। दूसरा हमारा कंसेप्ट जो है अपार्ट फ्रॉम ओजोन, हम कह रहे थे कि दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। एक तो ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात हमने कर ली है, दूसरी बात हम करेंगे रिगार्डिंग द वेस्ट डिस्पोजल। Waste disposal is a big problem if we use many things for our survival, for our luxury maybe in day to day life, तो हम उनको फिर कहीं ना कहीं गार्बेज की तरह से उसको फेंकेंगे। वो बहुत सारी यूजलेस चीज़ें आपके घर से रोज़ निकलती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वो सॉइल में गिर जाएं या कहीं और फेंक दिए जाएं, तो जो नेचर में किसी भी इकोसिस्टम का पार्ट अगर आप उनको बना दोगे तो वहाँ पे जो डीकम्पोजर्स हैं वो उनको डीकम्पोज कर देंगे। बायोडिग्रेडेबल कहते हैं हम इस तरह के वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर सकें, डीकम्पोजर्स डीकम्पोज कर सकें, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो इस तरह से डीकम्पोज नहीं हो पाते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का जनरली हम लोगों ने काफ़ी, आपको खुद को भी आइडिया होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो कई साल तक, मे बी 500 साल तक ऐसा का ऐसा सॉइल में पड़ा रह सकता है। उस पर क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन नहीं कर रहे और बाकी दूसरे फैक्टर्स जो हो गए, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर और अदर थिंग्स, उसकी वजह से हो सकता है कि उनके पॉलीमर्स थोड़े से वीक हो जाएं और टूट जाएं, लेकिन उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में हम लोग जनरली जानते हैं। जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की बात करते हैं, हमने देखा है कि बार बार गवर्नमेंट भी पॉलीथीन के ऊपर रोक लगा देती है, हाँ, कि वो बैन हो जाता है पॉलीथीन। और अभी भी बैन है कई सिटीज़ में कि लोग कैरी बैग की तरह से पॉलीथीन यूज़ ना करें, पॉलीथीन के बजाय वो कुछ और कपड़े के बैग्स यूज़ करते हैं। और कई तो ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी शॉप्स में ही पेपर बैग्स रखने लग गए हैं या कपड़े के बैग्स रखने लग गए हैं। कुछ उनको सेल कर देते हैं और कुछ उनको ऐसे ही दे देते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गिव एनी 2 ways by which biodegradable waste is harmful for us। हाँ, कोई से भी 2 हार्म्स बताएं जो हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से होते हैं। अभी एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की इतनी ज़्यादा बात होने लगती है कि हमें ऐसा लगने लगता है जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो फ़ायदे का है ना, है तो वो भी वेस्ट, उसका भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 2 बातें लिखें। एक बात तो ये लिखें
कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो एट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन उसमें एट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन बेसिकली दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, तो उससे बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, फाउल स्मेल आना शुरू होती है। तो इट मे कॉज बैड ओडर, बैड ओडर और फाउल स्मेल at the time of decomposition. And number 2, this may emit some greenhouse gases as well at the time of decomposition. कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी इसमें से, जैसे मीथेन रिलीज होगी या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है। तो इस बायोकेमिकल प्रोसेस से ये ग्रीन हाउस गैसेस, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है। उसके लिए हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट का कुछ आइडिया होना चाहिए कि ग्रीन हाउस का कंसेप्ट ये है कि ठंडी जगहों पर जहाँ पे हमको कुछ प्लांट्स को उगाना पड़ता है और बहुत ही ठंड पड़ती है वहाँ पे हम एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा देते हैं क्रॉप के ऊपर, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट कवर लगने की वजह से सनलाइट अंदर तो आ जाती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के हीट बाहर जाने लगती है तो ये उसे बाहर नहीं जाने देता, उसको अंदर ही कैप्चर कर लेता है। इस वजह से यहाँ पर इस शील्ड के अंदर टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफ़ी हाई हो जाता है और इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये अच्छा है। जो बहुत ठंडी जगह पर काम नहीं मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वो कंपैरेटिवली हॉट सिचुएशन में, वार्म सिचुएशन में वो ठीक हो जाते हैं, ठीक से ग्रो कर पाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ये तो अच्छा है, ये तो हमने बनाया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि इसी तरह का काम कुछ गैसेस करने लगती हैं, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कि हमारे ग्लोब के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, मीथेन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, दीज गैसेस आर कंसीडर्ड टू बी ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये गैसेस क्या करती हैं कि इसी तरह का एक ब्लैंकेट बना देती हैं चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, ग्लोब के चारों तरफ, और सनलाइट इसमें आकर के जब हीट जो आई है वो रिफ्लेक्ट बैक होने लगती है, रेडिएट होने लगती है, तो ये उसको बाहर नहीं जाने देती। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा ग्लोब जो है वो गर्म होने लगता है। उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हमको होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा रेन का साइकिल बिगड़ जाता है। हाँ, हमारे जो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलने लगते हैं। वो ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो अगर माउंटेन्स पे हैं तो वो सर्दियों का सीज़न छोटा हो जाने की वजह से वो जो सीजनल ग्लेशियर्स होते हैं, जो छोटी छोटी रिवर्स को फीड करते हैं, वो उतने बड़े बन ही नहीं पाते। सर्दी का मौसम छोटा होगा तो वो छोटे ग्लेशियर जो कि टेम्परेरी ग्लेशियर हैं वो बहुत कम हाइट में बनेंगे और गर्मी आने के बाद 2 महीने 3 महीने में वो पूरे के पूरे पिघल जाएंगे। तो ऐसी जो छोटी रिवर्स हैं, जो छोटे ग्लेशियर से निकलती हैं, वो उस पूरे साल फिर सूखी रहेंगी। तो रिवर्स में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, ड्राउट की कंडीशन आ जाती है। लेकिन ओशन में जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलने लगेंगे तो ओशन में पानी भरता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो कोस्टल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे उसमें सिंक होने लग जाएंगे, उसमें डूबने लग जाएंगे। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बैड इम्पैक्ट हैं। बाकी मॉनसून का इरेगुलर हो जाना, ये सब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आता है। हम कह रहे हैं कि जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज हो रहे होते हैं नेचर में, वो उस डिकम्पोजिशन के दौरान ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। दिस इज लॉस, दिस इज हार्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऑन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो क्योंकि डिकम्पोज नहीं होते तो जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं। दे कॉज सीरियस सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल में जैसे ये दब गए हैं, समझो सॉइल की जो लेयर्स हैं, टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल,
ये इस बीच में कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके बीच में कहीं पे जाकर के अक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो रेन वाटर आकर के और इसमें गिरने वाला था, हाँ, वो यहाँ से होता हुआ सीपेज के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर यानी वाटर टेबल का पार्ट बन जाता। तो वाटर टेबल रिचार्ज करने के काम जो पानी आने वाला था वो उस जगह जहाँ पर ये अक्यूमुलेट हो गया है वहाँ पर वाटर टेबल को रिचार्ज नहीं कर पाएगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, और इस वजह से वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर टेबल का डिप्लीशन तो किसी भी जगह के लिए अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ पर हम एक केस आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो स्टडी कर लें आप, जिसमें हमको एक रेलवे का केस दिया हुआ है, इंडियन रेलवे का, कि हाइजीन फैक्टर से, मतलब हाइजीन फैक्टर क्या कि आपको पता है कि ट्रेन्स जो होती हैं रेलवेज़ में, पुराने टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा था ये प्रैक्टिस की, वहाँ पे जो चाय मिला करती थी रेलवे स्टेशंस पे, जो चाय मिला करती थी वो ग्लास के कप में हुआ करती थी। एक ग्लास कप में जब वो चाय मिलती थी तो उसमें थोड़ा सा ये रहता था कि वो पता नहीं उसको ठीक से साफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको दे देते हैं, फिर वो वापस भी लेते हैं आपसे, और इसमें थोड़ा सा ये टीडियस काम भी था। तो हाइजीन फैक्टर से कि कोई बीमारी ना फैले, जैसे कि बीच में एक बार 90s में तो प्लेग भी फैल गया था, तो लोग बाग थोड़ा सा कंसर्न्ड हुए कि इस तरह से अगर ठीक से साफ़ नहीं किया जाएगा कप्स को तो बहुत लोग एक दूसरे से इन्फेक्शियस डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया, डिस्पोजेबल कप्स, जो कि प्लास्टिक के बने हुए थे। अब प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप्स जब बहुत पॉपुलर हो गए तो ये महसूस किया गया कि रेलवे लाइन के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर ये डिस्पोजेबल कप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस वजह ये मतलब जो प्लास्टिक कप्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से इन एरियाज़ में जो वाटर टेबल का डिप्लीशन है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इन डिस्पोजेबल कप्स का प्लास्टिक को हटाने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया जिनको हम कुल्हड़ बोलते हैं। कुल्हड़ जो है वो मिट्टी से बनने वाला कप है, ठीक है, और उसमें चाय देना अच्छा माना गया, क्योंकि सब लोग उसमें जैसे चाय पीते हैं तो उसको अगर फेंक भी देंगे तो वो मिट्टी में जाएगी, मतलब कि प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। बट रिसर्चर्स सेज कि जहाँ पर ऐसा किया गया, जिन जिन जगहों पर ऐसा किया गया ट्रायल बेसिस पे, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनकी, क्योंकि टॉप सॉइल उठा ली गई। हाँ भाई, आपको अगर कुल्हड़ यानी मिट्टी का कप बनाना है तो आपको उसके लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी तो खेतों से आएगी ना। तो जब वहाँ खेतों से ये प्लान किया गया कि अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है कि लोग किसानों से मिट्टी खरीद ली जाए, जिस समय वो खेती नहीं कर रहे उस समय वो अपनी मिट्टी बेच देंगे, तो मिट्टी बेचने से उनको पैसा मिलेगा तो अच्छा है। तो कुछ ट्रायल बेसिस पे कुछ फार्मर्स ने वाकई ऐसा किया, तो पता चला कि ऐसे सब खेतों में जहाँ से मिट्टी उठा ली गई वो एक्चुअली टॉप सॉइल थी, और टॉप सॉइल आपको पता है कि वो ह्यूमस रिच होती है ना, उसमें ह्यूमस होता है, यानी वो हाईली फर्टाइल होती है। तो दैट हाईली फर्टाइल टॉप सॉइल was removed from the crop fields, and as a result of that particular year it was very difficult to get a good crop जब नहीं मिल रही है तो फिर ये समझ में आ गया कि ये भी ठीक अल्टरनेटिव नहीं है। अब नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो आ रहा है वो पेपर कप्स का है, कि पेपर कप्स यूज़ किया जाए। पेपर कप्स एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो पेपर है वो अगर पुराने पेपर को रिसाइकल करके ही बनाया जाए तब तो ठीक है, अगर उसमें हाइजीन का ध्यान रखा जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर उसकी इनर कोटिंग प्लास्टिक की बना दी जाएगी तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, क्योंकि गर्म चाय इनर प्लास्टिक फॉइल में होने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा अगर पेपर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ अगेन नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये चैप्टर आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने के लिए
डायरेक्शंस देता है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर तो ये इतना ही है ना। आप क्या करें, मैंने आपको आज आपके क्लासरूम में इसके नोट्स भेजे हैं जो कि जिसमें पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स का। तो वो सब पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लें। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको इकोसिस्टम के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में पूछा जाएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही लिखा हुआ है वो। तो वो नोट्स थोड़े इस तरह के हैं जिसमें इनिशियल पार्ट में कंसेप्ट है और बाद वाले पार्ट में इस तरह के पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स को अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो यूज़ दोज नोट्स फॉर, पहले आप अपनी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लें, बुक में वर्ड बाय वर्ड हर बात पढ़ें। ये जो रेलवे वाला केस है ये भी आपके बुक का ही केस है। गार्बेज पढ़ते हैं तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात आएगी। और ये आपका डिस्पोजेबल कप्स एंड ट्रेन्स, हाँ, ये केस भी पूरा पढ़ लें। विद दिस चैप्टर इज ओवर। व्हाट यू हैव लर्न उसको आप देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जो नोट्स बनाए गए हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। हाँ, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। द प्रोड्यूसर्स मेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। Human activities have an impact on the environment. The use of chemicals like CFCs have endangered the ozone layer. Since the ozone layer protects against the ultraviolet radiation from the sun, this could damage the environment. The waste we generate may be biodegradable or non-biodegradable. The disposal of the waste we generate is causing serious environmental problems. ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके साथ ही आपका जो टर्म 2 का सिलेबस वो भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स बेसिस पर इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेम पैटर्न पे पुराने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले पिछले 10 सालों में, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम टॉपिक्स वी आर गोइंग टू फेस इन टर्म 2। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लें। थैंक यू।